गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम टेबल्स का फर्स्ट सेट सॉल्व करेंगे। बिफोर मैं इस सेट को एक्सप्लेन करूं, प्लीज 15 मिनट्स इसको रीड करके इंटरनलाइज करने का ट्राई करना। ठीक है, तो अच्छा समझ आएगा। आई होप आप सबने एक बार ट्राई भी कर लिया होगा। चलो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। टेबल्स में हमें सारे हिंट्स जो है ना, जैसे हम वेन डायग्राम में नोट डाउन कर रहे थे ना, साथ के साथ ट्राई कर रहे थे कि वो एक पिक्टोरियली हम रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पे भी हिंट्स को हमें बहुत नीटली राइट डाउन करना है। हमारा मोटिव ये रहेगा कि मैं बार बार जाके क्वेश्चन को या हिंट्स बोल लो उसको, हिंट्स को रीड ना करूं। मैं मिनिमम टाइम्स रीड करूं कि मैंने एक बार रीड किया एंड वो सारी इंफॉर्मेशन अगर मैंने टेबल में या पिक्टोरियल नहीं रिप्रेजेंट करी, मैंने वो बस नोट डाउन कर ली, ताकि मैं बार बार क्वेश्चन पे ना जाऊं। उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं उससे अपनी लैंग्वेज में शॉर्टन करके कहीं लिख दूं कोने में। जैसे मैं एग्जांपल के बता, आर नोज पॉलिश एंड वर्क्स फॉर कंपनी आई। अब मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसको टेबल में कहाँ डालूं, मैं कुछ भी बना रही हूँ, तो मैं लिख दूंगी आर, मैं कंपनी, आई कंपनी में, और पोलिश बोलता है, लैंग्वेज पोलिश, ऐसे करके कहीं साइड पे लिख दूंगी। ठीक है, एंड विद प्रैक्टिस, एंड अभी हम बहुत सारे सेट करेंगे। विद प्रैक्टिस हमें टाइप ऑफ टेबल, कैसा टेबल बनाना है, वो समझ आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही, कि हमें हेडिंग्स कौन सी लिखनी होंगी, या फिर हमें वर्टिकली क्या इंफॉर्मेशन भरनी है, ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्रूशियल है, बट विद प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, each of the six persons P, Q, R, S, T and U works for a different company among H, I, J, K, L and M. Each of them belongs to one of the four countries: France, USA, Russia and South Africa. At least one and at most two persons belong to each of the four countries. Each of them knows exactly one language among Hindi, German, Polish, and English. At least one and at most two know each of these four languages. No two persons have the same combination of the country and the language. The following information is known. अब देखो, ये पूरा पैराग्राफ, मेरा पॉइंट ही क्या था कि ये पूरा पैराग्राफ बार बार पढ़ूंगी तो हो सकता है ना मुझसे कुछ मिस हो जाए। इससे अच्छा मैं एक बार पढ़ के सब कुछ साथ के साथ लिख लूं। ठीक है, अब पहले क्या है, मेरे पे 6 लोग हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। और मेरे पे कंपनीज कौन कौन सी हैं? कंपनीज एच, आई, जे, के, एल और एम। अब जब जब मैं इनको कहीं पे लिखूंगी ना, इनको कट करती रहूंगी साथ के साथ। ठीक है, नाउ ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू वन ऑफ द फोर कंट्रीज। अब मेरे पे कंट्री कौन सी है, मैं इसको एज अ कंट्री हेडिंग लिख कर भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं विद सिंबल डिनोट कर सकती हूँ। सिंबल्स यूज करना, यहाँ पे लिख देते हैं यूज सिंबल्स। जो आप जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप खुद ऐसे सिंबल्स डिनोट करने लगोगे, जब आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा कि आपने इस चीज को असाइन किया था। जैसे मैं हमेशा ना, मुझे कुछ अलग दिखाना होता है, जैसे मुझे कंट्री लिखना नहीं है, बट मैं हमेशा कुछ अलग दिखाने के लिए उसको हमेशा ऐसे साइन कर देती हूँ कि फ्रांस, यूएसए और रशिया और साउथ अफ्रीका। अब आप पूछोगे कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैं बस अल्फाबेट्स लिख देती जो फर्स्ट लेटर्स हैं वर्ड्स के, क्योंकि बहुत सेम अल्फाबेट्स में तो आ जाते हैं ना। जैसे एस सेम हो गया, आर सेम हो गया, तो या तो मैं ऐसा करूँ कि मैं फ्रांस ऐसे लिखूं, यूएस ऐसे लिखूं, रशिया ऐसे लिखूं, साउथ अफ्रीका ऐसे लिख दूं, है ना, ये भी हो सकता है। बट मैंने प्रेफर ये किया, आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है। ठीक है, अब इससे ना हमारा टाइम बचता है। आप पूरा फ्रांस लिखने बैठोगे, यूएस से लिखने बैठोगे, तो कितना टाइम लग जाएगा कैट में क्वेश्चन सॉल्व करने को, तो बस
हमारे पे मैक्सिमम एक केलाडिया सेट सॉल्व करने का 15 मिनट्स है ना, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। एट लीस्ट वन एंड एट मोस्ट टू पर्सन्स बिलोंग टू ईच ऑफ द फोर कंट्रीज। हमें मतलब हर कंट्री को एक बार या सिर्फ 2 बार असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मार्क करके रख लेते हैं। ईच ऑफ देम नोज एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग। अब देखो मैंने यहाँ सर्कल असाइन कर दिया है, तो मैं हिंदी को एच आई लिख देती हूँ, जर्मन को जी ई लिख देती हूँ, पॉलिश को पी ओ और इंग्लिश को ई एन। ये मेरी लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें क्या लिखा है? एट लीस्ट वन एंड एट मोस्ट टू नो ईच ऑफ दीज फोर लैंग्वेजेस। मतलब सबको, मतलब ये सारी लैंग्वेजेस, किसी का भी कोई जीरो असाइन नहीं होना चाहिए। कोई एक कंट्री तो ये बोलती ही होंगी, है ना? एटलीस्ट वन होना ही चाहिए और एटमोस्ट टू। तो इसको ना ऐसे लिख देते हैं, x ग्रेटर देन वन लेस देन इक्वल टू टू। ठीक है? नो टू पर्सन्स हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्री एंड द लैंग्वेज। नो सेम कॉम्बो किस किस का? पर्सन, कंट्री और लैंग्वेज। अब इसी चीज को हम हर बार क्या लिखेंगे? यूनिक, मतलब यूनिक कॉम्बोज है, ये से याद रखेंगे। ठीक है? हर बार यूनिक लिख देना याद रखने के लिए। ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम। ठीक है? अब हमें हिंट्स लिखने हैं। इससे पहले हम टेबल बना लें एक। उन पे क्या क्या हेडिंग है? पहला तो नेम होगा। पहला हमारा एक नेम का कॉलम आएगा, कंट्री का कॉलम आएगा और कंपनी का भी आएगा एंड लैंग्वेज का। तो 4 कॉलम्स। ठीक है? लोग कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। 6 लोग हैं, तो 6 में ये भी डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये नीचे एक्स्ट्रा बन गया है। ठीक है? अब इसको नेम कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा नेम, यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी, यहाँ पे आएगा कंट्री और यहाँ पे आएगा लैंग्वेज। ठीक है? नेम क्या क्या है? पी क्यू आर एस टी और यू। चलो नेक्स्ट कंपनी लिखनी होंगी हमें, तो कंपनी के ऊपर ही मैं एच आई जे के एल और एम लिख देती हूँ। ठीक है? और कंट्री के ऊपर एफ यू आर और एस लिख देती हूँ। और लैंग्वेज के ऊपर भी ऐसे ही हिंदी, जर्मन, पॉलिश और इंग्लिश। और यहीं पे ये तो मैंने आपके लिए साथ साथ नोट डाउन करा है, बट यूजुअली टेबल के साइड में ही करना होता है। ठीक है? चलो, और यूनिक, यहाँ पे बड़ा बड़ा यूनिक लिख दो। ठीक है? और ये चीज भी याद रखने के लिए कि एक या दो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। चलो अब साथ साथ हिंट पढ़ते हैं। आर नोज पॉलिश एंड वर्क्स फॉर कंपनी आई। सीधा सीधा दे दिया कि आर को पॉलिश आती है एंड वो आई कंपनी के लिए काम करता है। तो यहाँ से आई काट दो और पॉलिश के ऊपर एक डॉट बना दो। ठीक है? तो ये हिंट हो गया। टू पर्सन्स क्यू एंड द पर्सन हु वर्क्स फॉर कंपनी जे नोज जर्मन। क्यू बिलोंग्स टू फ्रांस। तो क्यू को जर्मन आती है, ये लिख लेते हैं पहले ही। ठीक है? और इस पे एक डॉट बना दो। क्यू को जर्मन आती है और एक और इंसान को जर्मन आती है जो कंपनी जे में काम करता है। यहाँ पे ना इनके नीचे भी लिख सकते होंगे फिर। अब तो यहाँ पे लिख देती हूँ, जो जे वाला होगा उसको जर्मन आती होगी। ठीक है? याद रखने के लिए।
और क्या लिखा है, क्यू बिलोंग्स टू फ्रांस, क्यू है फ्रांस का, तो फ्रांस पे भी एक डॉट बना दो। अब नेक्स्ट हिंट पढ़ते हैं। टी बिलोंग्स टू यूएसए एंड वर्क्स फॉर कंपनी एल। टी यूएसए को बिलोंग करता है एंड कंपनी एल में काम करता है, ठीक है। द पर्सन हु वर्क्स फॉर कंपनी एच नोज इंग्लिश। अब हमें एच वाली कंपनी बोल दिया, वो इंग्लिश जानता है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन है, इसलिए हमने भी नीचे लिखा है। ये हिंट भी हो गया। द पर्सन वर्किंग फॉर कंपनी आई एंड एम नो द सेम लैंग्वेज। अच्छा, आई और एम, अब मुझे नहीं पता एम कौन है, इसको छोटा छोटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यही ध्यान रखना है, मैंने तो बड़ा बड़ा लिख दिया। यहाँ पे लिख लेते हैं, काम करते हैं। जे को आती है जर्मन और एच को आती थी इंग्लिश, यही था ना। और एम जो है वो पॉलिश बोलेगा, ठीक है। तो ये भी हिंट हो गया। टू पर्सन्स नो पॉलिश, ये हमें हिंट मिल चुका है कि पॉलिश दो लोगों को आती है, ठीक है। तो और टू पर्सन्स बिलोंग टू फ्रांस, दो लोग फ्रांस में होंगे, और टू पर्सन्स बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के टू लोग होंगे। तो कितने लोग हैं हमारे पे, 6 पीपल। हमें बोल दिया फ्रांस और साउथ अफ्रीका में टू टू लोग हैं, मतलब 4। तो यूएसए और रशिया के बस एक एक होने चाहिए, है कि नहीं। और हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि जो जर्मन है, जो जर्मन बोल रहे हैं वो ऑलरेडी दो हैं, क्योंकि एक जर्मन हमने यहाँ लिख दिया है, एक हमने कंपनी जे का भी लिख रखा है। तो यहाँ से भी 6 लोग निकालने हैं ना, तो हिंदी वाला भी एक हो गया और इंग्लिश वाला भी एक हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 तो रखना ही है, समझ गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन्स नो पॉलिश, टू बिलोंग टू फ्रांस एंड टू बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, हमने लिख लिया है ये। आर एंड यू बिलोंग टू द सेम कंट्री। अच्छा, आर और यू सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देते हैं कि ये सेम है, ठीक है। एंड पी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, पी और एच डिफरेंट कंट्री है, तो ये ए और ये बी, ठीक है। ये भी हो गया। नीदर पी नॉट द पर्सन हु बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका नोज जर्मन। अच्छा, मतलब पी को जर्मनी नहीं आती, ऐसे साइड पे मैंने लिखकर क्रॉस कर दिया। और जो इंसान साउथ अफ्रीका में रहता है या बिलोंग करता है उसको भी जर्मन नहीं आती, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साउथ अफ्रीका जर्मन क्रॉस, ठीक है। ये भी हो गया। हिंदी वॉज स्पोकन बाय ओनली वन कंट्री, ये हमने खुद डिसाइफर कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे डिसाइफर कर लिया था ना कि ये 4 हो गए हैं तो ये एक एक होंगे, ठीक है। अब जो हम पे हिंट्स बचे हैं, अब हमें करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा हिट एंड ट्रायल और लॉजिक यूज, एंड लॉजिक यूज, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे अटैकिंग पॉइंट्स, कि कहाँ मैं अटैक करूं जिससे मेरा ये टेबल पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखते हैं मेरे पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मेरे पे कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो जे कंपनी में काम करता है वो जर्मन बोलता है, मतलब वो साउथ अफ्रीका का नहीं होगा, है ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले जर्मन नहीं बोलते। अब हमारा नेक्स्ट अटैकिंग पॉइंट क्या होने वाला है, ये ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, ये दोनों की सेम कंट्री है, तो सेम कंट्री है। फ्रांस तो यहाँ हम लिख चुके हैं, क्या ये 2 बार और रिपीट हो सकता है, नो, क्योंकि ये एक बार तो यूज ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, है कि नहीं। ये मैंने साथ साथ कट भी कर दिया ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। साउथ अफ्रीका में एक बार पॉलिश बोल रहा है, एंड ये पॉलिश एक बार कट कर दो, जर्मन एक बार कट कर दो, पर यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जर्मनी बोलते नहीं है, तो यहाँ जर्मनी काट दो, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं,
अब यहाँ पे हमें और क्या गिवन है? ये दोनों डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो या तो ये फ्रांस है और रशिया होगा, या फिर ये रशिया और ये फ्रांस होगा। ठीक है जी। जो जे है वो जर्मन बोलता है। हम्म। तो यहाँ जे आ सकता है? क्या वो यहाँ जे नहीं आ सकता, क्योंकि हिंट के अकॉर्डिंग क्यू और जे, क्यू अलग कंपनी में और जे अलग कंपनी में। देखो यहाँ लिखा था ना, 2% क्यू एंड द पर्सन हु वर्क्स फॉर कंपनी जे, नो। तो ये अलग लोग हैं, इसलिए यहाँ जे नहीं आ सकता है। अलग कलर से मैं लिख देती हूँ ये बात, ये जे यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे जर्मनी बोलता है, तो वो साउथ अफ्रीका को तो नहीं है, तो जे यहाँ भी नहीं आ सकता। यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, हमें कंपनी ऑलरेडी गिवन है। क्या जे यहाँ आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ जर्मनी बोल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए जे यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है। जे आएगा सिर्फ यहाँ। ओके। अब हमें ये कॉम्बोज भी यूनिक रखने हैं, ये दोनों कंट्री और लैंग्वेज के, है ना। फ्रांस और जर्मनी जब ऑलरेडी यूज हो गया है, क्या मैं फ्रांस और जर्मनी यहाँ लगा पाऊंगी? क्योंकि जे तो जर्मनी ही बोल रहा है, क्या मैं यहाँ फ्रांस यूज कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे यूनिक रखना है कंट्री और लैंग्वेज को। तो एफ काटो और यहाँ आर रहेगा, एंड यहाँ आर काट दो। ठीक है। और ये वर्क भी करके दोनों को डिफरेंट कंट्रीज में रहना था। ठीक है। तो एफ के दोनों भी यूज हो गए हैं, एंड हमारा आर भी यूज हो गया है, तो हमारी सारी कंट्रीज यूज हो गई हैं, हमारे हिंट्स यूज हो गए यहाँ पे। ओके। तो ये भी यहाँ से भी कट कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखो, क्या एस पॉलिश बोल सकता है? नहीं, क्योंकि हमें वही बात, हमें अलग रखना है कंट्री और लैंग्वेज को। जब एस का पॉलिश वाला यूज हो गया है, तो यहाँ पॉलिश भी नहीं बोल सकता, तो बोल क्या क्या सकता है? बचा क्या क्या है? हिंदी या इंग्लिश। अब ऐसे ही हम फ्रांस का देखें, तो क्या आएगा? जर्मनी तो बोल ही नहीं सकता। ठीक है। क्या क्या बोल सकता है? हिंदी, इंग्लिश। क्या पॉलिश बोल सकता है? हो सकता है, बोलता हो, है ना। एंड क्योंकि एम वाला पॉलिश बोलता है और हम एक और पॉलिश यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ ऑब्वियसली पॉलिश नहीं होगा एल कंपनी में। ठीक है। जर्मनी 2 बार यूज हो गया है, तो वो भी नहीं हो सकता है। एंड हिंदी या इंग्लिश यहाँ भी। ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि ये वाला हिंट, एम पॉलिश बोलता है। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे पे क्या क्या बचा है? एच, जे यूज हो गया है, के और एम। मेरे पे एच और एम के बारे में कोई कोई पॉइंट है, क्या मेरे पे के के बारे में कोई भी पॉइंट है? नहीं। अब अच्छा मैं रख के बताती हूँ। ठीक है। क्या मैं यहाँ पे के रख सकती हूँ? हाँ, रख सकती हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। क्या मैं यहाँ एच रख सकती हूँ? हाँ, इंग्लिश एक ऑप्शन ओपन है। क्या मैं यहाँ एम रख सकती हूँ? हाँ, क्योंकि पॉलिश एक ऑप्शन है। ठीक है। क्या मैं यहाँ के रख सकती हूँ? हाँ, मेरे को कुछ नहीं गिवन के बारे में। क्या मैं यहाँ एच रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे इंग्लिश गिवन है कि एच वाला इंग्लिश बोलता है और एम वाला पॉलिश बोलता है। यहाँ तो जर्मन लैंग्वेज स्पेसिफाइड है, तो यहाँ क्या आ सकता है? ओनली के। समझ गए? इसलिए के यूज हो गया, तो के यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ एम या एच होगा, अगर यहाँ एच है तो यहाँ एम है, यहाँ एम है तो यहाँ एच है। ठीक है। पर हम लॉजिक के लिए डिड्यूस करेंगे इस बात को। अब मुझे गिवन है कि जो एच कंपनी में काम करता है वो इंग्लिश बोलता है। अच्छा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है वैसे तो, है ना। तो एक चीज देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी तो एक एक ही है, पॉलिश दो है और हम पे पॉलिश लिख रखी है एक। हम्म। क्या पॉलिश यहाँ बोल सकते हैं? नहीं। पॉलिश यहाँ बोल सकते हैं? नहीं। पॉलिश सिर्फ यहाँ बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो हिंदी इंग्लिश का सिर्फ पॉलिश बचेगा। पॉलिश तो एम है,
दैट्स व्हाई एचबी कट और एम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सर्कल नहीं बनाते, मैंने सर्कल किसी और चीज को डिनोट कर दिया। ठीक है, ये ये चलो, हमारा तो काम बड़ा आसान हो गया। अब एच और इंग्लिश बचा है बस, और एम तो ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एच काट, मतलब एम काट दो और एच आ गया। एच है तो इंग्लिश है, यहाँ पे से भी इंग्लिश हट जाएगा और हिंदी आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। मतलब हमने यहाँ क्या सीखा वैसे, कि ये अटैकिंग पॉइंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अटैकिंग पॉइंट मुझे मिलेगा कैसे? विद प्रैक्टिस ये ना आराम से रिकॉग्नाइज होने लग जाएंगे, रिकॉग्नाइजेबल विद प्रैक्टिस, राइट। और हर बार ना ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होते हैं जिनके बारे में मुझे बहुत कुछ गिवन है, हिंट्स गिवन। ठीक है, अब जब क्वेश्चन कराऊंगी ना हर एक सेट, उसके अंदर मैं हर बार मेंशन करूंगी मेरा अटैकिंग पॉइंट क्या था। यहाँ मेरा अटैकिंग पॉइंट, यहाँ मेरा अटैकिंग पॉइंट मैं एक बार लिख कर बताती हूँ। मेरा अटैकिंग पॉइंट था क्या? सबसे पहला था सेम कंट्री वाला पॉइंट, वाई, है कि नहीं, ये वाला। फिर मेरा अटैकिंग पॉइंट था लैंग्वेज एंड कंपनी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। अगर मैं और कोई वे अराउंड जाती तो मैं कर ही नहीं पाती, इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी हो जाता। इसलिए हर बार ये सब रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मुझे हिंट्स दे रखे हैं, मैक्सिमम हिंट्स कहाँ पे हैं, है ना। क्योंकि उस जगह से मुझे बहुत सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। यूएसए स्पीक्स विच लैंग्वेज? हिंदी। क्यू वर्क्स फॉर विच कंपनी? एक बार देख लेते हैं। क्यू वर्क्स फॉर के, के। यू वर्क्स फॉर विच कंपनी? एच। एस बिलोंग्स टू विच कंट्री? एस बिलोंग्स टू रशिया। तो नन ऑफ दीज। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया और आपको कुछ बातें क्लियर हुई हो कि मैं कैसे पैकिंग पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ। ये क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने का मोटिव ये था कि आप मेरा थॉट प्रोसेस देख सको, मैं कैसे टेबल को फिल करती हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं कैसे इस फाइनल आंसर तक पहुंची, मैं कैसे रीजन कर रही हूँ टेबल के हर एक एस्पेक्ट को फिल करते हुए। ठीक है, इससे सीखो, इसे बार बार ऑब्जर्व करो कि मैंने कैसे नोटिस करा। मैंने वॉइस आउट करा अपना बेस्ट, राइट, बट आपका काम है ऑब्जर्व करना और इससे खुद अपनी टीचिंग्स लेना, राइट। इसके साथ हमारा सेट वन ऑफ टेबल्स डन होता है। एंड आप लोग को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।